साइमा बेगम ने किसी न किसी तरह खुद को संभाला, क्योंकि खालिद साहब की तबीयत तो पहले ही से ख़राब थी। वो चलने फिरने से आ रही थे। साद मारूफ को लेकर शहर चला गया। वो नहीं चाहता था कि मारूफ की पढ़ाई रुके। उसे किसी ने नहीं रोका। अब मारूफ की जिम्मेदारी उसकी थी। वो जो चाहे कर सकता था। अब्बा जी बताएं फिर किस दिन माजिद को सरपंच की कुर्सी पर बैठाने का ऐलान करना है? सुहेल साहब जो उस वक्त जहांगीर खान के कमरे में बैठे थे बोले, बस एक ज़रूरी काम है, वो हो जाए तो करते हैं। सोच रहा हूँ इस जुमे का दिन मुकर्रर कर दूँ। बस करीबी करीबी लोगों को बुलवाना है, तुम इंतज़ामात करवा लो। कुछ बोलते हुए सोचते हुए वो बोले, अब्बा जी आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं, क्या बात है? सुहेल साहब जो कई दिनों से जहांगीर खान की परेशानी नोट कर रहे थे, आज मौका मिला तो पूछ बैठे। सुहेल, जिंदगी बहुत बेरहम है। कभी कभी पैरों में ऐसी जंजीर डालती है कि इंसान चाह कर भी चल नहीं सकता। उसे वहीं रुक कर उस जंजीर के खुलने का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब वो खुले और कब वो चल पाए। वो गहरी छुपी बात के बाद खोए लहजे में बोले। सुहेल साहब को उनकी बात बिल्कुल भी समझ ना आई। अब आप ज़्यादा टेंशन ना लें और आराम करें, मैं सब संभाल लूँगा। वो उन्हें बेड पर लिटाते हुए बोला। सुहेल, अब तो लगता है आराम ही करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी हाथों से फिसल रही है। आजकल दिल बड़ा बेचैन रहता है मेरा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो सब काम कर जाऊँ जो उन सबको जवाब मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो सब काम करूँ और उन सबको जवाब दे जाऊँ जो मेरी पीठ पीछे वार कर रहे हैं। वो बेड पर लेटते हुए बोले, अब्बा अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपका साया हम सब पर सलामत रहे। ज़्यादा मत सोचा करें, सब ठीक हो जाएगा। वो अकीदत से जहांगीर साहब के हाथ चूमकर कमरे की लाइट ऑफ करते बाहर निकल गए। सुहेल खान, मैं सिर्फ इतनी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे मेरे कर्मों की जो चाहे सज़ा दे, पर वो ना दे जो मैं सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो जहांगीर खान तो खड़ा खड़ाया मर जाएगा। वो अंधेरे में बोले और चुपके से आंखें मूंद ली। साइमा, इधर आओ। खालिद साहब जो कि व्हील चेयर पर बैठे थे, कब से काम कर रही साइमा बेगम को देख रहे थे। ना जाने उनके दिल में क्या आया कि उन्होंने उसे आवाज़ दी। साइमा बेगम जो उनके कपड़े निकाल रही थी, खालिद साहब की आवाज़ पर पलटी। उनकी पुकार में आज हुक्म नहीं था, न जाने क्या था, पर वो तहक़्माना अंदाज नहीं था। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? वो चलते हुए उनके करीब आई और ज़मीन पर उनके पास बैठकर पूछा, हूँ तो मैं बहुत गुनाहगार, पर न जाने अल्लाह पाक को मेरा ऐसा कौन सा अमल पसंद आ गया जो उसने तुम्हें मेरे मुक़द्दर में लिख दिया। वो उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोले। साइमा बेगम आज ज़िंदगी में पहली बार खालिद साहब के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुन रही थी। वो हैरान रह गई। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जिस तरह का सलूक किया, उसके लिए तो शायद माफ़ी भी नहीं मिल सकती मुझे, और उसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी में ही दे दी। एक बेटा जो किसी लड़की का कत्ल करके आ गया, और बेटी जो छुप कर निकाह कर रही है, और एक हवेली छोड़कर चला गया, और एक दुनिया से ही चला गया, और मैं खुद यूँ माजूर हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे गरूर और तकब्बुर का अंजाम इसी दुनिया में मुझे मिल रहा हो। मैं अपने बच्चों पर तवज्जो ही नहीं दे पाया। जो खुद करता वही बच्चों ने सीख लिया। मैं उन सबको कैसे बुरा बोलूं, जबकि मैं खुद सबसे बड़ा गुनहगार हूं। तुम्हें कभी ज़िंदगी में बीवी होने का हक़ नहीं दिया। हमेशा तुम्हें अपनी मिल्कियत समझकर तुम पर हुक्म चलाया। हर मौके पर तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स को कुचला। आज जब अल्लाह ने मुझसे मेरे पैर छीन लिए, मुझे बिस्तर का मोहताज कर दिया, तब जाकर एहसास हुआ जो हम गर्दन अकड़ा कर चलते हैं ना, उसका बस चले तो अगले ही पल ज़मीन पैरों तले से खींच ले और हम कुछ भी ना कर पाएँ। पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआएं लगी हैं। आज तक बेशुमार लोगों के साथ मैं बुरा कर चुका हूँ, और सबसे बड़ा मुजरिम तुम्हारा मैं हूँ। साइमा, मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ़ कर पाओगी। वो आखिर रोते में हाथ जोड़ते हुए बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे शोहर हैं, ऐसे हाथ मत जोड़ें। अगर आप कई जगहों पर गलत थे तो मैं भी बहुत जगहों पर गलत थी। बच्चों की तरबियत की बात आए तो एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। शायद मुझसे ही भूल चूक हो गई। और दूसरी बात, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपने आज तक जो भी मेरे लिए किया, मेरे साथ किया, मेरे दिल में कोई रंज और गम नहीं उसका। अब आप सारी बातें भूल जाएं और चलें नहा लें, फिर मैं दोपहर का खाना लाती हूँ।
साइमा बेगम ने खालिद साहब के जुड़े हाथ नीचे किए और अपने आंसू साफ करते बोली। खालिद साहब ने हाँ में सर हिला दिया। साइमा बेगम काफ़ी दिनों से खालिद साहब में बदलाव देख रही थी। आज उसकी वजह भी मालूम हो गई। वो बहुत खुश हुई। हाजिम अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब दुआ नॉक करके अंदर दाखिल हुई। सर, मिस्टर माजिद आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उनको अंदर भेज दूं? वो रेड कलर की फाइल को पकड़े चलती उसके करीब आई। माजिद इस वक्त क्यों आया है? चलो भेजो, देखता हूँ, वो कुछ सोचते हुए बोला। जी, पर इससे पहले इस फाइल पर साइन कर दें। वो फाइल को खोलकर हाजिम के सामने रखते हुए बोली। क्या हुआ, आज कम बोल रही हो? ये सूरज कहाँ से निकल आया है? हाजिम उसकी बेजा खामोशी नोट करते हुए बोला। कुछ नहीं, बस ज़िंदगी कभी कभी ऐसी चोटें दे देती है कि बेजा ज़ख्म दिल पर छप जाते हैं उसके, और मेरे जैसे ज़्यादा बोलने वालों की ज़ुबान छिन जाती है। वो फाइल को पकड़ते हुए बोली। क्या हुआ? दुआ जैसी बातें क्यों कर रही हो तुम? वो दुआ जैसी लड़की के मुंह से इतनी सीरियस बातें सुनकर परेशान हुआ। चाहे वो दुआ से ज़्यादा बात ना करता हो, पर वो उसके करीबी, उसके अंकल की बेटी थी। छोड़ें, वो मुझे आपसे एक अहम बात करना थी। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। वो बोली। क्यों? आगे से बस इतना ही सवाल हुआ। बस अब मज़ीद काम करने का दिल नहीं कर रहा। मैं प्रोसेस पूरा कर दूंगी, आप कोई नई सेक्रेटरी ढूंढ लें। वो बोलकर रुकी नहीं और बाहर निकल गई। हाजिम काफ़ी देर तक उसके रवैये पर गौर करता रहा, फिर सर झटक कर अपने काम में लग गया। कुछ देर के बाद माजिद ऑफिस में दाखिल हुआ। कैसे हो? वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। ठीक हूँ, तुम यूँ अचानक, कोई काम है क्या? वो लैपटॉप पर उंगलियाँ चलाते बोला। हाँ, वो असल में मैं माफ़ी मांगना चाहता था। अल्तमश ने उस दिन जो भी किया उसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई, पर उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। हवेली से निकाल दिया गया है और जायदाद से भी, और जुमा को वो बाकायदा तौर पर आक भी कर दिया जाएगा। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। क्यों? जुमे को क्या है जिससे वो आक हो जाएगा? हाजिम कुरेदते हुए बोला। मुझे दादा जान गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ मेरे नाम करना पड़ेगा, और मैं पहले ही अल्तमश को हवेली से निकलवा चुका हूँ। अब उसका हवेली पर कोई हक नहीं। जुमे को बस कागजी कार्रवाई होगी। वो मुस्कुराते हुए अपना कारनामा बता रहा था। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाजिम ने सवालिया अंदाज में कहा। मैं चाहता हूँ कि जुमे को तुम भी वहाँ आओ। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो अपना प्रपोजल रखते हुए बोला। ठीक है, मैं आऊँगा। वैसे भी मुझे फैक्ट्री का काम देखना है, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। इसके बाद तुम्हारे फंक्शन में आ जाऊंगा। वहीं हम पेपर्स भी साइन कर लेंगे, जिससे तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके 50% के हिस्सेदार बन जाओगे। हाजिम मुस्कुरा कर बोला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि तुम नहीं मानोगे। माजिद से अपनी खुशी छुपाई ना जा रही थी। क्या यार, हम तो कितने अरसे से दोस्त हैं और अब तो रिश्तेदार भी हो गए। भला मैं क्यों ना बनाता तुम्हें पार्टनर? और वो उस दिन तो तुम्हारे भाई ने ही हद पार कर दी। हाजिम नफरत से बोला। चलो लंच करते हैं, हाजिम मोबाइल पकड़ते हुए बोला, और दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। दुआ उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में नमी सी आई। रुखसती वाले दिन के बाद दुआ अगले दिन हाजिम के घर गई। सिराज से बात हुई। सिराज उसकी फीलिंग्स जानता था। उसने हाजिम की जोया के साथ हुई मंगनी के बारे में दुआ को बता दिया, और ये भी कि हाजिम जोया से कितनी मोहब्बत करता है, जिसे सुनकर दुआ शॉक्ड हुई। और उसी रात वो उस रात खूब रोई और उसके बाद नौकरी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। जुमे का दिन आन पहुंचा, जिसका किसी को बेसब्री से इंतज़ार था, तो किसी का दिल था कि ये दिन उनकी ज़िंदगी में आई ही ना। खान हवेली में तकरीब की पूरी तैयारी हो चुकी थी। चूँकि यह सब गार्डन में होना था, हवेली की ख़वातीन को वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। सुबह उठी तो अल्तमश घर पर मौजूद नहीं था। जोया ने लैंडलाइन से हाजिम को फ़ोन किया। तुम यहाँ कब पहुँच रहे हो? उसके फ़ोन उठाते ही जोया ने पूछा। मैंने तुम्हारी बताई हुई चीज़ें ले ली हैं, 2 घंटे तक बस पहुँचने वाला हूँ। हाजिम गाड़ी चलाते हुए बोला। अच्छा, तो ताया जी कब तक आएंगे? वो दोबारा कुछ सोच कर बोली। डैड, वो 1 घंटा लेट होंगे। जब तक तकरीब शुरू होगी वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम बस इतना ख्याल रखना कि वक्त पर पहुँच जाना। मैं तुम्हारी चीज़ें एक बंदे के हाथ भिजवाऊँगा। बंदा अपना है, तुम बस रिसीव कर लेना, और हाँ, अपना मोबाइल पेपर्स ज़रूर ले लेना। वो उसे समझाते हुए बोला। वो तो ठीक है, पर किसी वजह से अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो? वो अपने डर को बोल गई। जोया, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करो।
अगर फिर भी ऐसा वैसा कुछ होता है तब एक ही तरीका बचता है और वो तुम अच्छे से जानती हो। हाजिम सर्द लहजे में बोला। ओके, क्या तुम वो भी अपने साथ लाए हो? हाँ लाया हूँ, वो तुम्हारी चीज़ों के साथ ही भेज दूंगा, पर संभाल के। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। वो बोलकर कॉल बंद कर गया। जोया कितने ही लम्हे उस फ़ोन को न जाने क्या सोचकर देखती जा रही थी। फिर पलटकर किचन में आई। खाने का मन नहीं था तो चाय का कप बनाया और सोफे पर बैठ गई। तकरीब दोपहर 2 बजे थी और अभी 10 बजे थे। आज वो अपने बदले के आखिरी वार पर थी। उसे किसी भी हालत में ये पूरा करना था। अभी भी सोफे पर बैठे वो खुद से अपनी अंदरूनी सोचों से लड़ रही थी। वो पिछले 2 घंटे से वहाँ बैठी अपने इन महीनों में होने वाली बातों के बारे में सोच रही थी, और जिस शख्स का ख्याल उसे सता रहा था उससे वो आखिरी दफ़ा ठीक से बात ही ना कर पाई, क्योंकि वो घर पर नहीं था। उसके साथ किए जाने वाले धोखे को सोचकर वो बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ अब जब उसे अपने प्लान के बारे में सोचना चाहिए था, वो उसके बारे में सोच रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब बाहर मुलाजमा ने उसका पार्सल ला कर दिया। उसे थाम कर वो कमरे में आई। वो एक बॉक्स में बंद था। उसे खोला तो सामने उसकी मतलूबा चीज़ें थी। घड़ी की तरफ नज़र गई तो वहाँ 1:15 हो चुके थे। जोया ने चीज़ें बेड पर फैलाईं। उनमें से ड्रेस को पकड़कर वो वॉशरूम में गई, चेंज करके वापस आई, मेकअप पकड़ा और बेदिली से मेकअप करने लगी। बालों को खुला छोड़ा। आधे घंटे में वो फुल रेडी थी। हाजिम ने एक फ़ाइल भेजी थी, उसमें पेपर्स को लगाया। पाँव में जोगर्स डालकर वो आईने के सामने आई। आईने में उसका अक्स लहराया। ब्लैक पैंट के ऊपर सुर्ख शर्ट, लेदर की काली जैकेट, पाँव में ब्लैक जोगर्स पहने हुए थे उसने। बाल कमर पर खुले छोड़े, हाथ में वही रेड कलर की फाइल पकड़ी हुई थी। वो अपने आप को एक नज़र देखती पलटी और पूरे कमरे को देखा। अलमारी से पहले ही वो मोबाइल निकाल चुकी थी। एक उदास सी निगाह कमरे में डालकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, फिर एकदम रुकी और दिल के हाथों मजबूर होकर साइड टेबल के पास आई। वहाँ पर पड़ा एक फ़ोटो फ्रेम हाथ में पकड़ा। अल्तमश का फ़ोटो निकालकर अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में डाला और कमरे से बाहर निकल आई। आंखों पर चश्मा लगाकर वो दाखिली दरवाजे से बाहर आई। चौकीदार उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। जोया ने शुक्रिया अदा किया और सामने खड़ी गाड़ी में बैठ गई, जो कि हाजिम ने भेजी थी। गाड़ी में बैठकर वो अपने दिमाग से बाकी सब ख्यालात को भुलाकर अभी सिर्फ अपने कदम के बारे में सोच रही थी। उसे बार बार अपने माँ बाप और भाई का मरा हुआ वजूद दिखाई दे रहा था। तकरीब शुरू हो चुकी थी। गार्डन में चटाइयाँ बिछाई गई थी, उन पर तकिए रखे हुए थे और सामने बड़ी सी कुर्सी पड़ी थी जहाँ पर जहांगीर खान बैठे सिगार पी रहे थे। बाकी सब उनके सामने बैठे थे। उस तकरीब में तकरीबन गांव का हर मर्द मौजूद था। हवेली के सारे मर्द एक तरफ बैठे थे। हाजिम काफ़ी देर पहले यहाँ पहुँच चुका था। वो माजिद के पास बैठा था। माजिद खुशी से फूले न समा रहा था। अल्तमश जो कि अभी अभी हवेली पहुँचा था। साइमा बेगम और खालिद साहब से मिलकर वो बाहर गार्डन में पहुँचा, जहाँ सब बैठे तकरीब के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। वो चलता हुआ सुहेल साहब के साथ आकर बैठ गया। उसकी नज़र पहले ही हाजिम पर पड़ चुकी थी, पर वो इग्नोर कर गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वक्त निकाल कर यहाँ आए। जैसा कि आप सब इस तकरीब का मकसद बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। पंचायत की गद्दी पर दादा या पोता बैठता है। मेरे दादा ने मुझे बिठाया था और अपना सब कुछ मेरे नाम किया। आज बिल्कुल उसी तरह मैं पंचायत की गद्दी और अपनी जायदाद अपने पोते के नाम करने जा रहा हूँ। इस फैसले के साथ एक कठिन फैसला और भी मुझे लेना पड़ रहा है, जिसके लिए मेरा दिल मान तो नहीं रहा, पर मुझे ये फैसला लेना होगा। इन कागजात पर साइन करने से जहाँ ये सब कुछ अगले सरपंच माजिद खान का हो जाएगा, वहीं मेरे एक पोते अल्तमश खान को हवेली की हर चीज़ से आग कर दिया जाएगा। जहांगीर खान सामने कुर्सी पर बैठे हुए बोल रहे थे। उनकी आखिरी बात पर हर तरफ हलचल मच गई। माजिद के होंठों पर भरपूर मुस्कुराहट आई। हाजिम खुलकर मुस्कुराया। ये क्या हुआ, माजिद और सरपंच? वहीं बैठे एक आदमी ने सरगोशी की। अल्तमश खान को आग कर दिया गया, हद हो गई है। वहीं से एक और सरगोशी उभरी। खामोश। जहांगीर खान ने हाथ उठाकर कहा। वहाँ अब खामोशी छा गई। हमने जो फैसला करना था वो कर लिया, अब मज़ीद कोई सरगोशियाँ ना हो। वो सर्द आवाज़ में बोले, मैंने अपना फैसला सुना दिया है।
माजिद खान यहाँ आओ, और अल्तमश तुम भी आओ। वो कुर्सी से खड़े होते हुए बोले। दोनों उठकर वहाँ पहुँचे। ये सारी जायदाद के पेपर्स हैं, यहाँ पर तुम दोनों साइन करो। जहांगीर खान ने पेपर्स खोलकर सामने टेबल पर रखे। माजिद ने खुशी से पेन पकड़ा। अल्तमश ने जहांगीर खान की तरफ देखा। बाकी सब भी उनकी तरफ मुतवज्जो थे। रुकिए माजिद साहब, लगता है खुशी संभाली नहीं जा रही, कभी तो आराम से काम कर लिया करें। माजिद साइन करने ही वाला था जब जोया वहां पहुंची और ऊंची आवाज़ में बोली। हाजिम उसे देखकर मुस्कुराया। अल्तमश को अपने कानों में जब जोया की आवाज़ सुनाई दी तो वो पलटा और अपने सामने जोया को जिस हुलिये में देखा वो उसकी ज़मीन आसमान हिलाने के लिए काफ़ी था। वो आंखों में हैरानगी लिए उसे देख रहा था। सबकी नज़र आने वाली शख्सियत पर थी। ये सब क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन कर आई हो? वो उसका बाजू दबोचते हुए पथरीले तासुरात लिए बोला। मिस्टर अल्तमश, बिहेव योरसेल्फ एंड डोंट टच मी। और मैंने वही कपड़े पहने हैं जो इस वक्त आपने पहने हैं। जब आप पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। वेल डन माय लेडी। हाजिम खड़ा होता हुआ मुस्कुरा कर बोला और मोबाइल निकाल कर मैसेज किया। जहांगीर खान साहब, माफ़ कीजिएगा, पर आपका पोता अब इस जायदाद का वारिस नहीं बन सकता, बल्कि और कोई भी इस जायदाद का हकदार नहीं बन सकता। वो अल्तमश को इग्नोर करके चलती हुई जहांगीर खान के पास पहुंची और आपस में चैमीगोइयाँ भी कर रहे थे। क्यों? जहांगीर खान ने बस इतना बोला। क्योंकि जोया बोलते हुए रुकी, क्योंकि उसे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी तरफ मोड़ा और मोड़ने वाला अल्तमश खान था, जो कि बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। जोया को अपना एतमाद डगमगाता महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अब मज़ीद कुछ नहीं बोल पाएगी। तुम मेरे नाम से जुड़ी हो जोया, और अपनी इज्जत का तुम भरी महफिल में तमाशा कैसे लगा सकती हो? तुम ऐसा करोगी? मैं नहीं कर सकता। ये बोलते हुए अल्तमश ने हाथ में पकड़ी काली चादर उसके कंधे पर डाली। जोया को अपनी ज़ुबान पर ताला लगता महसूस हुआ। अल्तमश के गुस्से से लो देती निगाहों से वो पत्थर की होने लगी। अगले ही पल अल्तमश ने झटक कर उसे छोड़ा। वो लड़खड़ाई जब पीछे से किसी की आवाज़ आई। जहांगीर खान, इस क्यों का जवाब मैं देता हूँ। सबने आने वाली की तरफ देखा तो खान हवेली के सारे मर्दों के चेहरे पर बेयकीनी छाई। आज उस चेहरे को 20 साल बाद अपने सामने देखकर सबके सब सकते में चले गए। सुल्तान शाह? सुहेल साहब के मुंह से बेसाख्ता फिसला, क्योंकि जहांगीर खान, तुम्हारी सारी जायदाद का अब मैं सुल्तान शाह मालिक है। सुल्तान शाह के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सबके सरों पर बम बनकर गिरे। वो चलता हुआ उन सबके करीब आया। और ऐसा पता है क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि मेरी भतीजी जोया अहमद शाह ने तुमसे सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर अंगूठा लगवा लिया और सब कुछ मेरे यानी सुल्तान शाह के नाम हो गया। वो मुस्कुरा कर सबको बता रहे थे। अल्तमश ने जोया की तरफ देखा। जोया ने भी उसी पल उसकी तरफ देखा। उसे उसकी आंखों में जो नज़र आया, उसने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। बिल्कुल, अब ये सब कुछ मेरे डैड का है। हाजिम भी चलता हुआ उनकी तरफ आया, और अब ये तीसरा झटका था जो कि वहाँ बैठे लोगों को लगा। जोया, तुम सबकी नज़रों के सामने रहकर भी अपना काम कितनी आसानी से कर गई। सुल्तान साहब ने जोया को अपनी तरफ बुलाकर कहा। ताया जान, ये सब बहुत बेवकूफ़ हैं, भला ये कैसे पकड़ पाते? वो मुस्कुरा कर बोली। आप सबकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सब बताता हूँ, ताकि किसी के दिमाग में ये ना रह जाए कि ये सब कैसे हुआ। तो शुरू से शुरू करते हैं। हाजिम मुस्कुरा कर बोला। तो हुआ कुछ यूँ, आज से 1 साल पहले जोया इस गांव की जुलेखा बी के घर रहने आई। पहले तो हमारा प्लान था कि अल्तमश को फंसाकर बस हवेली में एंट्री की जाए और अपने काम किए जाएं। जोया ने बहुत कोशिश की अल्तमश को फंसाने की, और आप सबका प्यार, अल्तमश जोया के प्यार में ढेरों ढेर फंस गया। पर किस्मत यहाँ मार खा गई जब रोहान के हाथों अरसलान का कत्ल हो गया। फिर मेरी मंगेतर को उस अल्तमश से निकाह करना पड़ा। हाजिम ऊंची आवाज़ में बताने लगा। पास खड़ा अल्तमश बेयकीनी से बस जोया को देख रहा था, जो कि खुद अपनी मुट्ठियाँ भींच रही थी। उसने इतनी ज़ोर से मुट्ठी भींची कि नाखून चुभ गए उसे और खून निकल आया हाथ से। वो ये सोच रही थी कि यहाँ ये सब बताने का क्या तुक बनता था। जहांगीर खान सामने खड़े बस सुन रहे थे। उनके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। और फिर अगर मामला हो माजिद को पकड़वाने का या अरीशा के निकाह और तस्वीरों को पूरे गांव में फैलाने का,
वो सब मैंने किया। हाँ, निकाह के पेपर जोया ने ला कर दिए। इस सब में मज़े के लम्हे वो थे जब तुम सबकी इज्जत का सरेआम जनाजा निकलता था, दिल को ठंडक पड़ती थी। हाजिम मुस्कुराते हुए सबको देख कर बोला, और ये सब तुमने क्यों किया, क्या वजह थी? रफ़ाकत साहब बोले, ये सब करने का हमें कोई शौक़ नहीं था, पर जहाँ बात माँ बाप और भाई की मौत की आ जाए ना, वहाँ पर ये सब ज़रूरी हो जाता है करना। जहाँ पुलिस को पैसे देकर कत्ल के केस बंद करा दिए जाएं, वहीं ये सब करना ज़रूरी होता है। जब अपनी आंखों के सामने 10 साल की उम्र में अपने माँ बाप की लाशों को देखा हो ना, जिसने बेमौत मारे गए हों, और वो वहाँ ये सब करना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ कातिल खुलेआम दंदनाते फिर रहे हों और बाकी घुटन, बेबसी, जुदाई सहकर हर रोज़ लम्हा ब लम्हा मर रहे हों, वहाँ ये करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों जहांगीर खान साहब, याद आया कुछ? जोया गुस्से और बेबसी से नम आवाज़ में बोलती जहांगीर खान के सामने आकर खड़ी होकर बोली, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले दूसरे सवालों का जवाब दे दूं। हाँ तो सुल्तान शाह साहब, खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना? अभी तुम सोच रहे होगे, वाह क्या मौका मारा है, जहांगीर खान साहब की नाक के नीचे से सारी प्रॉपर्टी निकाल कर ले गया। जहांगीर खान जोया को जवाब देते सुल्तान साहब के सामने आ खड़े हुए। लगता है जायदाद जाने का गम दिमाग पर चढ़ गया है। सुल्तान साहब तंजिया अंदाज में हंसे। अल्तमश ने गुल खान को इशारा किया और अगले ही पल वहाँ से सबको निकाल दिया। अब गार्डन में हवेली वाले और हाजिम मौजूद थे। मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता तुम ज़रूर बेवकूफ़ साबित हुए हो, जो ख़ुद को बहुत अक्लमंद समझते हो, पर अभी तुम्हारी गलत फहमी दूर किए देता हूँ। जहांगीर खान इस तरीके से बोले कि सुल्तान साहब की आंखों में नासमझी उभरी। बाकी सब भी उनकी तरफ मुतवज्जो थे। तुम तीनों को क्या लगा जहांगीर खान ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं, जो इतनी आसानी से तुम सबके जाल में फंस जाऊंगा? अगर इतने ही अक्लमंद होते तो अंगूठा लगवाने के बाद अपने पेपर्स तो चेक करते कि वो किस चीज़ के कागज़ हैं। जहांगीर खान चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोले, जो सामने खड़े सुल्तान साहब पर बिजली बनकर गिरी। क्या मतलब? हाजिम हैरानगी से बोला और फ़ौरन आगे बढ़ा। जोया के हाथ से फाइल ली और खोल कर देखा। सामने प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे, किसी और ज़मीन के कागजात थे जो कि गांव के एक बंदे गुलाम मोहम्मद के नाम पर थी, और वो ज़मीन उसने जहांगीर खान से ख़रीदी थी। कागज़ के एक तरफ जहांगीर खान का अंगूठा लगा था। ये कैसे मुमकिन है? डफर लड़की, ये तुमने खोल कर नहीं देखा था क्या? वो जोया पर चिल्लाया। जोया ने कागजात पकड़े, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोगों को क्या लगता है, जिस हिम्मत के साथ ये लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी, मुझे क्या इसकी पूरे एतमादी और आंखों में लिखे गए आज़म नज़र नहीं आते थे? मुझे बहुत पहले ही जोया पर शक था। शक की बिना पर मैंने इसके बारे में पता करवाया, पर जुलेखा का घर ही मिलता था जहाँ ये रहती थी। पर जिस दिन हाजिम ने गुलदान में कागज़ रखे, मैंने तब देख लिया था, और फिर इन दोनों की आंखों के इशारे बाकी सब कुछ बता गए। उस दिन मैंने हाजिम के बारे में अपने आदमी से पता लगवाया, और वहीं से जोया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। तब मैंने कागजात बदले, और जब जोया मेरे कमरे में स्टैंप लगवाने आई, तब मैं बेहोश नहीं था। तभी मेरे शक पर मोहर लगी, और मुझे पता चला कि जोया मेरी महविश की बेटी है और मेरी नवासी है। जहांगीर खान ने सबकी तरफ रुक कर सच बताया। चूँकि गार्डन मर्दों से खाली हो चुका था, तो हवेली की ख़वातीन भी वहीं आ गई। सबने हैरानगी से जहांगीर खान की बातें सुनी। जहांगीर खान साले! सुल्तान साहब सुनकर चिल्लाए और जहांगीर खान को धक्का दिया। माजिद ने उन्हें आगे बढ़कर पकड़ लिया। सुल्तान साहब फिर आगे बढ़े, तभी अल्तमश बीच में आया और उन्हें दूर किया। अल्तमश खान, आज तू मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगा। हाजिम गुस्से से बोला। आगे बढ़ा और अल्तमश के पेट में पाँव मारते बोला। वो लड़खड़ाया। हाजिम आगे बढ़ा। दोनों लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। सुल्तान साहब दोबारा से जहांगीर खान को मारने के लिए आगे बढ़ा। सब आपस में लड़ रहे थे, बाकी सब परेशान उन्हें देख रहे थे। तभी हवा में फायर की आवाज़ आई। सब एक पल के लिए रुके और फायर की तरफ देखा। सामने जोया हाथ में पिस्टल लिए खड़ी थी। जहांगीर खान साहब, बहुत ज़हीन निकले आप। मेरे पहले प्लान को तो फेल कर दिया, पर कोई बात नहीं। मैं तो आज तक बस अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए ज़िंदा थी। थाने की पुलिस ना सही, पर जोया अहमद तो मार सकती है ना?
اگر آپ کی روایتوں میں خون کا بدلہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی ہو سکتی ہے تو میرے اصولوں میں آج ایک نیا اصول جڑتا ہے، خون کا بدلہ خون۔ وہ پسٹل کا رخ جہانگیر خان کی طرف کرتے ہوئے بولی، زویا تم پاگل ہو گئی ہو، نیچے کرو پستول۔ التمش کھڑے ہوتے ہوئے بولا، زویا وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، باقی سب ہم خود دیکھ لیں گے۔ حازم اونچی آواز میں بولا، آئی ایم سوری ماما بابا بھائی۔ زویا نے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، آنسو اس کے چہرے پر گرے، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں بدلے کی آگ کے شعلے بھڑکے۔ التمش نے رفاقت صاحب کو اشارہ کیا، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئے۔ ٹھا! اس سے پہلے کہ رفاقت صاحب آگے پہنچتے، زویا نے گولی چلا دی۔ دادا جان! التمش کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی زویا کی گن سے گولی نکلی، التمش نے جہانگیر خان کو دھکا دیا، وہ زمین پر گرے اور گولی سیدھی التمش کے بازو پر آ لگی۔ خون کا فوارہ باہر کو نکلا۔ زویا کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی حازم نے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالی اور التمش کے سینے پر نشانہ باندھ کر فائر کیا۔ ایک اور گولی التمش کو لگی جو کہ سیدھی سینے میں جا گڑی۔ بیوی! وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرا۔ التمش! فضا میں اس کے نام کی صدا بلند ہوئی، اور اس سب میں سب سے اونچی آواز زویا کی تھی۔ رفاقت صاحب نے زویا سے اور سہیل صاحب نے حازم سے گن چھینی۔ التمش! جہانگیر خان اس تک پہنچے اور اس کا سر پکڑ کر چلائے، التمش! زویا بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پل کے اندر اس کا ہاتھ خون سے بھگو گیا۔ تبھی وہاں پولیس آ گئی جو کہ سلطان صاحب نے منگوائی تھی۔ آئی ہیٹ یو زویا! التمش نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کا ہاتھ ہٹایا اور ہولے سے بولا۔ زویا نے بخوبی سنا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سائمہ بیگم نے اسے پیچھے دھکیلا اور التمش کے پاس بیٹھی۔ ماجد اور گل خان نے التمش کو سہارا دیا اور گاڑی میں لٹایا۔ اگلے ہی پل گاڑی حویلی سے نکل گئی۔ زویا شوق سی ہاتھوں میں اس کی چادر لیے التمش کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر خان، ہم آپ کو اپنی بیٹی، داماد اور نواسے کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں، پولیس والا ہتھکڑیاں باندھتے ہوئے بولا۔ سائمہ بیگم کب کی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کیس کو سلطان صاحب نے ری اوپن کروایا ہے۔ سب کی سوالیہ نظروں کا جواب دیا گیا۔ جہانگیر خان کو پولیس گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ تو ابھی تک التمش کے شوق میں تھے۔ زویا دھندلی آنکھوں سے ابھی تک اپنے کانپتے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھوں کو چہرے پر رکھتے ہوئے بولی۔ زویا چلو چلیں، حازم کی آواز آئی، پر وہ ہوش میں کہاں تھی۔ نہیں کرتی، وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ حازم نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں لٹایا۔ سلطان صاحب چہرے پر مسکراہٹ لیے گاڑی میں بیٹھے۔ حویلی کے باقی لوگ ہسپتال روانہ ہوئے۔ سہیل صاحب تھانے کی طرف بڑھے۔ چونکہ شہر کا ہسپتال دور تھا، اس لیے التمش کو پاس کے گاؤں کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ ہسپتال کا کوریڈور سناٹے میں گھرا تھا۔ وہاں حویلی کے سب مرد موجود تھے۔ آپریشن تھیٹر کی لال بتی جل رہی تھی۔ پچھلے 5 گھنٹے سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ باہر سب بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ابا آپ کب سے ٹہل رہے ہیں، بیٹھ جائیے۔ شمس نے آگے بڑھ کر رفاقت صاحب کو کہا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے بے چینی سے چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر آ جائیں تو بیٹھ جاؤں گا، وہ لال بتی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے، آپ یہاں بیٹھیں اور پانی پئیں، وہ انہیں زبردستی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ تایا ابا، شمس، التمش لالا کیسے ہیں؟ کوریڈور سے بھاگتا ہوا سعد بولا۔ ابھی تک کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں آپریشن اتنا لمبا کر دیا ہے انہوں نے، شمس اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پریشان سا بولا۔ تبھی 2 ڈاکٹر باہر نکلے، سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیے، مریض کو 2 گولیاں لگی ہیں، ایک بازو میں اور ایک سینے پر۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ سینے والی گولی سیدھی دل پر نہیں لگی، یوں سمجھ لیجئے کہ 2 انچ کی دوری پر لگی ہے۔ ہم نے آپریشن سے گولیاں تو نکال دی ہیں، پر خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے خون کی بوتلیں چڑھا رہے ہیں، حالت میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی، اور یہی بات سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ اگر حالت مزید خراب ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ جان سے جائیں، آپ سب بس دعا کریں۔ ڈاکٹر ساری صورتحال سے آگاہ کر کے چلا گیا۔ وہاں پر کھڑے ہر شخص پر سبقہ طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے رپورٹس دکھائیں۔ سعد فوراً بولا اور ڈاکٹر کے ساتھ ان کے کیبن میں چلا گیا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ ہماری زندگی میں آتی اور نہ ایسا ہوتا۔ کتنی بے رحم ہے وہ۔ التمش نے کیا کچھ نہیں کیا اس سب کے لیے، ہم سب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پر رفاقت صاحب غصے سے بولے،
माजिद साहब की वजह से भी हुआ है ये सब। अगर यही उस हाजिम मलिक को ना लाए होते ना तो आज ये सब ना हो रहा होता। शम्स गुस्से से बोला। अपनी हद में रहो शम्स, माजिद अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला। शम्स ने तंजिया अंदाज में हंसकर कहा, मुझसे अब यहाँ मजीद नहीं बैठा जा रहा। माजिद उठकर बिना किसी को देखे कॉरिडोर से निकल गया। इन जैसा बेहिस भाई तो खुदा किसी को ना दे। शम्स उसे जाते देख बोला,